एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो क्या इतना कहने भर से कहानियां खत्म हो जाती है? जाहिर है, जवाब नाम ही है। दरअसल इतिहास ऐसी ढेर सारी रियल कहानियों का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। फिर बात जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की हो तो ये कहानियां और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही वो रेवोल्यूशन है जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक फ्रांस में भी राजशाही यानी फ्यूडल सिस्टम था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि फ्यूडल सिस्टम में राजा एक दूसरे से लड़ने और अपने राज्य को बढ़ाने में लगे रहते थे। कई बार तो लड़ाइयों की अति हो जाती थी, जिससे जनता ऊब जाती थी, क्योंकि इन लड़ाइयों का सबसे बुरा असर तो जनता पर ही पड़ता था। आज भी दो देशों की लड़ाई का बुरा असर उसकी जनता पर ही पड़ता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे फ्रांस की। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी जमाने में फ्रांस जैसे देश में भेदभाव अपने चरम पर था। बहुत पीछे न जाते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने के लिए आइए हम 15 से 18 सेंचुरीज के बीच के ही फ्रांस की बात कर लेते हैं। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 अलग अलग क्लास में बटी हुई थी। इन्हें 3 स्टेट्स कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट में पूरे क्लर्जी क्लास के लोग शामिल थे। अब तो ये कि पूरे क्लर्जी भी ट्रेडिशनली 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड थी। इन्हें हायर क्लर्जी यानी नोबेलिटी और लोअर क्लर्जी यानी नॉन नोबल माना जाता था। फ्रांस में 1789 तक इनकी संख्या लगभग 1,30,000 यानी कुल पॉपुलेशन का करीब 0.5% थी। दूसरे क्लास को सेकेंड स्टेट कहा जाता था, जिसमें नोबिलिटी के लोग शामिल थे। ये क्लास भी ट्रेडिशनली 2 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका एक हिस्सा नोबिलिटी ऑफ द स्वॉर्ड कहलाता था, यानी जिनके पास तलवार या ताकत का बल था, यानी सेना आदि, और दूसरा हिस्सा था नोबिलिटी ऑफ द रोब। इसमें वो लोग शामिल थे जो न्याय और प्रशासन से जुड़े लोग थे, यानी असल में क्लर्जी क्लास के इशारे पर सत्ता चलाने वाले यही लोग थे। इन दोनों ही क्लास के लोगों को खास सुविधाएं और अधिकार मिले हुए थे। सेकेंड स्टेट में फ्रांस की पॉपुलेशन के करीब 1.5% लोग शामिल थे, और तीसरे यानी थर्ड स्टेट में आम लोग यानी कॉमनर्स थे। इनमें भी 2 ग्रुप्स थे, अर्बन और रूरल। फ्रांस की पॉपुलेशन के करीब 98% लोग इन्हीं ग्रुप्स में थे। अर्बन ग्रुप में बूर्जवाजी और वेज लेबरर्स थे, तो रूरल में पेजेंट्स यानी किसान आदि। किंग यानी राजा या मोनार्क को इनमें से किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं माना जाता था। इन तीनों ग्रुपों के बारे में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जान सकें कि उस वक्त के फ्रांस में सोसाइटी किस तरह से मैसिव सोशल इनजस्टिसेस का सामना कर रही थी। और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह से यही मैसिव सोशल इनजस्टिसेस फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बन जाती है। और अब आपके मन में एक सवाल उभर रहा होगा कि आखिर फ्रांस के लोग इस सिस्टम को बर्दाश्त ही क्यों कर रहे थे? जवाब है ट्रेडिशन। ये सिस्टम किसी एक दिन में नहीं बना था। फ्रांस में, या यूं कहें कि पूरे वेस्ट में, ये सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा था। और इस सिस्टम के खिलाफ कोई ना जाए, इसे ध्यान में रखते हुए इसे रिलीजन से जोड़ दिया गया था। लोगों के मन में ये बात ठूस ठूस के भरी गई थी कि राजा को गॉड यानी भगवान ने चुना है कि वो राजा बने। इसलिए कोई भी राजा धरती के किसी भी सिस्टम के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। इसे ही यूरोपियन हिस्ट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहा गया। मोनार्किकल एब्सोल्यूटिज्म को बचाने के लिए इसी का सहारा लिया जाता था। इसके साथ ही सभी धर्मों के क्लर्जी जैसे पुजारी, मौलाना और प्रिस्ट इस बात का दावा करते थे कि भगवान ने उन्हें गार्डियन बनने के लिए भेजा है। साफ समझा जा सकता है कि खुद ही सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्टर बने फिर रहे थे, और आम जनता यही मानकर चल रही थी कि उसकी सारी मुसीबतें तो भगवान की ही दी हुई है, और इसीलिए ये भगवान के प्रसाद के बराबर है। अपने बुरे हालात का बचाव करने के लिए भी उनके पास बहाना था। ये सब तो पिछले जन्मों में किए गए पाप का रिजल्ट है। ऐसे में भला वे कहाँ किसी के खिलाफ बोलते? तो क्या हालात कभी नहीं बदलने वाले थे? दरअसल इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हालात बदलें, और ऐसे बदलें कि आज फ्रांस के विकास की दुनिया मिसाल देती है। वास्तव में वेस्ट में 16th सेंचुरी में ही नए थॉट्स पनपने लगे थे, और 18th सेंचुरी तक आते आते इनका विस्फोट होने लगा था। गैलीलियो की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, जिसने बाइबल के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई। बाइबल का मानना था कि सूरज इस धरती के चक्कर लगाता है, और गैलीलियो ने बताया कि सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि बाइबल का इस तरह से विरोध करने के कारण गैलीलियो को लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई थी। पर थॉट्स को कहाँ रोका जा सकता था? रोज नए नए तरह के थॉट्स जन्म लेने लगे। राजा की सत्ता पर सवाल खड़े किए जाने लगे। नए फिलोसफर सामने आए, और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को चुनौती देना शुरू कर दिया। पर अब तक ये विचारों तक ही सीमित था, और अंदर ही अंदर कहीं कोई चिंगारी पूरी तरह ज्वाला बनने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में सामने आए वेल्दी कॉमनर्स, यानी उस वक्त के आम लोग जो काफी रिच थे। यहाँ इस बात का जिक्र कर दूं कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में भले ही फ्रांस की महज 2% पॉपुलेशन थी, पर ये 98% पॉपुलेशन पर भारी पड़ते थे, क्योंकि सारा भारी भरकम टैक्स इसी आम जनता से वसूला जाता था। अब जब नए थॉट्स फूटने लगे थे, तो वेल्दी कॉमनर्स जैसे व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोफेशनल्स, जिन्हें हमने पीछे बुर्जुआजी यानी पूंजीपति कहा था, उनके डिजायर भी बढ़ने लगे थे। अब उन्हें लगने लगा था कि उनके पास भी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। पेजेंट्स यानी किसान वर्ग के पास सबसे ज्यादा लैंड था। अब उनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन में सुधार होने लगा था, और वे फ्यूडलिज्म से छुटकारा पाने के सपने देखने लगे थे। भला इसकी आंच फ्रांस तक कैसे नहीं पहुंचती? फिर एक बात और, वो ये कि 1730 के बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और मोर्टेलिटी घटने के साथ ही यूरोप के कई देशों में पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ने लगी थी।
1715 और 1800 के बीच की बात करें तो इस दौरान यूरोप की पॉपुलेशन करीब डबल हो चुकी थी। और जहां तक फ्रांस की बात है तो 1789 में ये यूरोप का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका था। साफ है कि प्रॉब्लम्स बढ़नी ही थी। एक और आम जनता पर टैक्स का बोझ, उसकी बढ़ती उम्मीदें और दूसरी ओर पॉपुलेशन का विस्फोट। ऐसे में भला लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या और राजा उन्हें खिलाएगा क्या, जब उसे खुद की अय्याशी से ही फुर्सत नहीं थी। इसी बीच ब्राजील में नई गोल्ड माइंस का पता चलने के साथ ही 1730 के आसपास पूरे वेस्ट में सभी चीजों के दाम और तेजी से बढ़ने लगे। 1770 तक पहुंचते पहुंचते कई देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगे। इससे कई देशों को विद्रोह तक का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नए थॉट्स जन्म ले रहे थे। अब तो सोशल रिफॉर्म तक की बात होने लगी थी। इनमें जिन फिलोसफर्स, इंटेलेक्चुअल्स की लेखनी का सबसे ज्यादा हाथ था वे थे 17वीं सेंचुरी के थ्योरिस्ट रेने डिकार्ट, बेनेडिक्ट डी स्पिनोजा और जॉन लॉक। और तो और मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर और जीन जैक रूसो के थॉट्स को लागू करने के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर यूरोप के देशों में वॉर्स के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस भी बढ़ती ही जा रही थी। फ्रांस और इंग्लैंड उस वक्त दो कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि दोनों ही अपनी कॉलोनीज का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दोस्तों, इन हालात में आम जनता क्या सोचती होगी, खासतौर पर फ्रांस की जनता उस समय क्या सोच रही होगी और उसके मन का गुबार आखिर कब और किन हालात में फूटा होगा, फ्रांस के किसके शासन के दौरान और किस तरह से रेवोल्यूशन ने जन्म लिया होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत किंग लुई द 16 के शासन में हुई। अब ये किंग लुई द 16 कौन थे और इन्हीं को जनता के गुस्से का शिकार क्यों होना पड़ा, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अपने अगले एपिसोड में किंग लुई द 16 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे।